हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अवर स्टडी चैनल शान फिजिक्स क्लासेस या शान फिजिक्स एंड जीएस क्लासेस एंड आई एम अभिषेक दुबे। आप सभी को पता होगा कि हम अपने क्लास 9 की पढ़ाई कंप्लीट कर चुके थे। क्लास 10th में एक वीडियो में स्ट्रेटजी देखा गया, दूसरे में सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, यहाँ तक बातें अपनी कंप्लीट हो चुकी हैं। और फिर उसमें उसी में हमने कहा था कि अगला वीडियो हम अपने देखेंगे किस पर, लाइट, जो हमारा पहला चैप्टर है फिजिक्स क्लास 10th का, उसके ऊपर हम अपना पहला वीडियो जो है बनाएंगे। तो आज वही शुरू करने चल रहे हैं। तो ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, जैसा कि अगर आप सिलेबस भी देखेंगे तो उसमें भी देखेंगे कि ये ऑलमोस्ट करीब 23-24 पीरियड इसके लिए दिए जाते हैं, जितना भी हो। तो और एक बात ये, दूसरी बात कि इसके बाद का जो 2 चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी वाला, मैग्नेटिक इफेक्ट वाला, दोनों चैप्टर्स को मिला के जितने नंबर का आता है उतने का ये एक चैप्टर अकेले आता है। तो इस वजह से ये चैप्टर के वीडियो कुछ ज़्यादा बन सकते हैं, जैसे 5, 6, 7, 8 वीडियो के आसपास बन सकते हैं। तो इसमें आप घबराइएगा मत, इंटरेस्टिंग पूरा रहेगा, दिक्कत कोई नहीं है। पर बस आप कॉन्टिन्यूटी से देखते जाइए, जैसे जैसे मैं दिखाता जाऊँ वैसे वैसे आप अपनी नोटबुक पर नोट करते चलिए। और अगर कोई दिक्कत हो तो इसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। तो आज का ये वीडियो हमारा इंट्रोडक्टरी होगा, जिसमें हम लाइट देख लेंगे क्या है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, और उसके बाद फिर एक चीज़ और देखेंगे, प्लेन मिरर और इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का अगर आप केवल सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में आपके केवल वही चीज़ें दी गई रहती हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आती है। लेकिन पढ़ने का तरीका कुछ अलग होता है। जैसे अगर आप केवल वही चीज़ें पढ़ने देंगे तब आपको वो चीज़ें समझ में तब तक नहीं आएंगी जब तक कि आप उनके अलावा और चीज़ें नहीं जानेंगे। जैसे जितना आज मैं बताऊंगा ये आपके सिलेबस में क्लास 10 के बिल्कुल नहीं है, लेकिन बिना आपके आज वाला वीडियो देखे इसके बाद वाला लेक्चर अगर आप देखेंगे तो इस बात की मेरी पूरी गारंटी है कि आपको समझ में वो वाले लेक्चर्स नहीं आएंगे। तो इस वजह से इस लेक्चर में आप ये शुरुआत से परेशान मत हो कि ये तो बिना मतलब ये सिलेबस में नहीं है, ये सिलेबस के बाहर का है, इसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहली बार कोशिश ये करें कि पहली बार जो है वो एक बार पूरा विदाउट पूरी बुक जो है वो आप एक बार कंप्लीट कर दें। सिलेबस जो है वो बाद में आपके धीरे धीरे करके कंप्लीट जो है होता रहेगा। सिलेबस का काम क्या है, एग्ज़ाम में नंबर दिलवाना। पढ़ने का मकसद क्या है कि हमें उसके बारे में चीज़ें आने लगें, जब कोई हमसे पूछे तो हम उसे आसानी से बता सकें। तो दोनों में डिफरेंस जो है ये आपको समझ कर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। ये तो फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 है, वैसे आपका चैप्टर नंबर 10 है। तो इसका क्या नाम है, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है लाइट, और इसके बाद इसी में 2 वर्ड्स और लिखे हुए हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इनके बारे में सब डिस्कस करते समय थोड़ी बातें हुई हैं, बाकी विस्तार से अब होंगी। लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आज हम क्या क्या देख लेंगे, लाइट देख लेंगे, लाइट के बाद में रिफ्लेक्शन देख लेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देख लेंगे, और प्लेन मिरर वाला देख लेंगे। इतना देखने में जितना टाइम लगेगा उतना दिया जाएगा, जल्दी हो जाएगा, जल्दी 40-45 मिनट हो जाएगा, 40-45 मिनट, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली हेडिंग आप क्या डालेंगे, लाइट। हमने आपसे बात कही है कि आप एक नोटबुक बना लें, जैसे मैं लिखवाता जाऊँ वैसे वैसे आप लिखते जाएँ। एग्ज़ाम में जब आपका नंबर आएगा देखेंगे तो उसमें आपको लगेगा कि ये नोटबुक काफ़ी हेल्पफुल है। और एग्ज़ाम में ही नहीं, ज़िंदगी में आप जब भी अपनी वो कापी खोलेंगे तब अगर आपका कोई छोटा भाई बहन या कोई भी अगर आपका पड़ोसी, रिश्तेदार या क्लास वाला या कोई भी अगर आपसे पूछेगा तो आप इस बात की मेरी पूरी गारंटी है कि आप उसे बताने में 100% सक्षम होंगे, अगर आप एक भी बार ये नोटबुक अपनी देख लेंगे तब, ठीक। तो क्या है कि लाइट, तो नोट करिए, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी by which we are able to see,
सी नहीं सी एनी ऑब्जेक्ट। अगर आपको साउंड की डेफिनेशन याद हो तो साउंड में क्या था, फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ हियरिंग। तो इसमें अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ सीइंग, देखने की। ठीक, ये भी आप लिख सकते हैं, लेकिन जो मेन डेफिनेशन है वो यही है, क्या है कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का एक फॉर्म है बाय विच, जिसके द्वारा वी आर हम एबल सक्षम हो पाते हैं टू सी एनी ऑब्जेक्ट। ठीक, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि विच हेल्प्स अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट, उसे क्या कहा जाता है, लाइट। ठीक, अब देखिए, अब इसमें क्या होता है कि अब दो चीज़ें आपको अलग से बताएं। जैसे ऑब्जेक्ट्स अगर आप देखेंगे तो ऑब्जेक्ट्स आपके दो तरीके की होती हैं। एक क्या होती है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, एक क्या होती है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक, और सेकंड होती है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अभी आप समझ जाएंगे कि इसको यहाँ बताने की क्या ज़रूरत है, तो फिर पूरा बताएंगे, समझ में आएगा। फिर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, देखिए कि द ऑब्जेक्ट्स which emits their own light are known as क्या luminous objects। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जैसे सन मतलब सूरज, सूर्य, बल्ब, ET से। अब इस तरह जब आप इसमें आएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा कि द ऑब्जेक्ट्स विच डज नॉट हैव देयर ओन लाइट, जिनके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है बल्कि ये दूसरों के प्रकाश से चमकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें आप इसमें जो बचा है बाकी सारा लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहले लिख लीजिए टेबल, चेयर, बुक्स, जैसे कुछ भी लिख सकते हैं, सब कुछ इसमें आ जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। देखिए दोनों में मेन डिफरेंस क्या है कि जैसे आप देखेंगे तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके पास अपना खुद का प्रकाश होता है, वो प्रकाश खुद देती हैं और खुद अपने आप विजिबल हो जाती है, हम उनको देख सकते हैं। जैसे सूरज में क्या है, सन में क्या है कि सन अपना प्रकाश खुद देता है, सन के पास अपनी खुद की लाइट है, वो लाइट देगा जिसकी वजह से हम दूसरे ऑब्जेक्ट्स को भी देख सकेंगे और उसको भी देख सकेंगे। तो उसमें क्या है विच इमिट्स देयर ओन लाइट, जो अपनी खुद की लाइट को इमिट करता है, निकालता है, उसे क्या कहा जाएगा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे सन हो गया, बल्ब हो गई, बल्ब भी यही है। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है कि द ऑब्जेक्ट्स विच डज नॉट हैव देयर ओन लाइट, जिनके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं है बल्कि वो दूसरों के प्रकाश से चमकते हैं। ठीक, बाकी आगे बढ़ा सकते हैं। विच में विजिबल ड्यू टू देयर, विच में बिकम विजिबल ड्यू टू लाइट ऑफ एन अदर सोर्स, विच में बिकम विजिबल ड्यू टू लाइट ऑफ एनी अदर सोर्स, पढ़ा दीजिए आगे। ठीक, जैसे क्या हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, बुक्स हो गए। जैसे अंधेरे में अगर आपकी ये चीज़ें रखी, टेबल माने अंधेरे में रखी हुई अंधेरे कमरे में, तब उसको विजिबल कब होगी, जब उस पर हम टॉर्च की लाइट डालेंगे तब, या जब उस पर हम बल्ब जलाएंगे तब वो हमें दिखना शुरू होगी, हमेशा नहीं दिखेगी। और उसी तरह से अगर कोई इसमें की ऑब्जेक्ट है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, तो वो ऑटोमेटिकली भी दिखने लगेगी। ठीक, तो वही होता है, कुछ चीज़ें होंगी जो अपने ही प्रकाश से चमकेंगी, कुछ होंगे जिनको चमकाने के लिए, जिनको दिखाई पड़ने के लिए तो किसी दूसरे की ज़रूरत होगी, तो उन्हें क्या कहा जाएगा, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक, अब इसको इतना मिटा रहा जाए तो फिर आगे देखें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। हेडिंग डालिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। हेडिंग डालेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट।
प्रकाश की विशेषताएं। ठीक, प्रकाश की विशेषताएं क्या है? अब यहाँ पर एक चीज़ हम आपको और बताएंगे। वो एक चीज़ ये है कि पिछले क्लास 9th में हमने क्या पढ़ा हुआ है? साउंड, और यहाँ पर हमारा क्या है? लाइट। तो अगर आप साउंड और लाइट को अगर आप कंपेयर करते हुए पढ़ते चलेंगे, जितने विशेषताएं उसकी है उसमें उस जगह पर फिर इसकी क्या हुई, फिर अगर साउंड की ये थी तो लाइट की ये क्या हो गई। उस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक, तो देखिए पहला पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे? पहला तो डेफिनेशन ही हो जाती है कि क्या है, उसका कार्य क्या है? हमें कोई चीज़ दिखा देना। ठीक, दूसरा क्या है कि लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होने का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब होता है कि डज नॉट रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रैवल करने के लिए इसको किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। साउंड में अगर आप देख रहे होंगे तो साउंड में यह होता है कि उसको एक मीडियम की आवश्यकता होती है आगे बढ़ने के लिए ना। जैसे उसमें बताया जा रहा था कि अगर यहाँ पर कोई मीडियम है, बीच में खाली यहाँ पर मीडियम है, तो इधर से अगर कोई बोलेगा तो उस तरफ वाले को सुनाई नहीं देगा। ठीक, तो उसको क्या कहा जाता था? ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स, अगर आपको याद हो तो उसे क्या कहा जाता था? ट्रांसवर्स वेव। अब यहाँ पर क्या है? मैग्नेटिक और ट्रांसवर्स का वहाँ पर हमने डिफरेंस करके बताया था। उसमें ये बात कही थी कि ये लाइट जो होती है वो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। अब रे है कि वेव है, वो बात तो ठीक ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो अभी क्लास 12th में जब आप जाएंगे तब पढ़ाया जाएगा कि लाइट इज़ अ वेव और लाइट इज़ अ रे। रे मतलब RAY, रे है या फिर वेव है। तो वो बाद में वो डिस्कशन अभी बात का है। अभी यहाँ पर आप इसे वेव मानिए। वेव में कौन से वेव मानिए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मानिए। ठीक, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होने का क्या मतलब है कि डज नॉट रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रेवल। लाइट जो होती है सूर्य से जब आती है तो बीच में कई ऐसे फेजेस पड़ते हैं जहाँ पर कोई मीडियम है ही नहीं, लेकिन वहाँ से लाइट चल के पृथ्वी तक आ जाती है। जैसे मानिए कि ये क्या है? ये आपका सन है। ठीक, और ये आपकी अर्थ है। तो सन को यहाँ से यहाँ आने के लिए बीच में कई फेजेस ऐसे पड़ जाते हैं जहाँ पर कोई मीडियम है ही नहीं। ठीक, लेकिन वहाँ से भी चली जाते हैं। जिसका मतलब यही हुआ क्या कि लाइट जो है उसको मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। अब यहाँ पर एक चीज़ और लिखें जो आप काफ़ी हो सकता है वो कोई पढ़ के कन्फ्यूज हो गए होंगे। बट स्पीड ऑफ लाइट डिफर्स इन डिफरेंट मीडियम। अब आप कहेंगे कि एक जगह बताया जा रहा है कि मीडियम की आवश्यकता है नहीं है, दूसरी जगह पर ये कहा जा रहा है कि डिफरेंट मीडियम है तो स्पीड उसकी डिफरेंट हो जाएगी। ऐसा कैसे? दोनों बातें अलग अलग हैं। उसका मतलब क्या है कि अगर कोई मीडियम नहीं है, फिर से सुनिए, इसका मतलब है कि अगर कोई मीडियम नहीं है फिर भी लाइट चली आएगी, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात ये कह रही है कि अगर मीडियम है तब फिर मीडियम की क्वालिटी पर वो डिपेंड करेगा। कैसे समझ? अगर मीडियम नहीं है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने हिसाब से जैसा होगा वैसा चलाएंगे। लेकिन अगर मीडियम है तब मीडियम की क्वालिटी पर जो है वो डिपेंड करेगी। अब जैसे उसमें आप देख रहे होंगे साउंड में, तो उसमें क्या होता था कि सॉलिड में उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती थी, फिर लिक्विड में उससे कम होती थी, गैसेस में सबसे कम होती थी। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ पर उल्टा हो जाता है। ये ऐसे है, गैसेस में जिधर मुंह खुला है वो बड़ा है, जिधर मुंह बंद है वो छोटा है। ठीक, तो सबसे ज़्यादा किस में? गैसेस में। इसके बाद आप चाहें तो वैक्यूम भी देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा गैसेस में, उससे कम लिक्विड में, उससे कम सॉलिड में। ये क्या है? इसकी स्पीड हो गई। अब स्पीड ऑफ लाइट डिफर्स इन डिफरेंट मीडियम, यहाँ तक बात ठीक है।
अब फिर आप कहेंगे कि लेकिन जो हम जानते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट होती है वो क्या है। जैसे नॉर्मली हम क्या जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप कहेंगे कि फिर ये क्या है। तो ये जो है अगर आप इसे जहाँ पे लिखा होगा, अगर आप सही से पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा होता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में इसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर होती है। जैसे आप नॉर्मल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि 3 लाख मीटर पर सेकेंड, 3 लाख मीटर पर सेकेंड। ये मीटर है, इसको जब आप 3 बार कर देंगे 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ऐसे 10 है, 8 पावर है, 10⁻³ मीटर का मतलब क्या होता है 1 किलोमीटर। तो 3 इस तरह से कम हो जाएंगे, उसके बाद 5 बचेगा, तो 5 का मतलब लाख। तो इस तरह से 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड जो आप स्पीड जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट, ये कहाँ पर है, ये आपकी है इसमें। तो इसकी ये 3 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बाकी और जो भी हैं वो आप अपने हिसाब से देखे रहिएगा। ठीक, तो यहाँ तक 3 हो गई। अब हम देखते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या है। तो लाइट हमने अपना कंप्लीट कर दिया है। लाइट में बेसिक चीज़ें जो है वो इतनी ही है, बाकी जैसे जैसे पढ़ते चलेंगे वैसे वैसे आगे आता चलेगा। अभी इसमें अब बताने चल रहे हैं कि क्या है इसके बाद। देखिए लाइट का क्या है, कोई चीज़ को हमें दिखाना। किसी चीज़ को अगर हम देख रहे हैं तो उसका मतलब यह है कि लाइट की सहायता से हम उसे, प्रकाश की सहायता से ही हम उसे देख पा रहे हैं। ठीक, तो अब लाइट वो होगी कैसे, मतलब लाइट कैसे कोई चीज़ दिखा रही है। तो लाइट में 3 कार्य होते हैं। जैसे मानिए कि ये आपकी लाइट है, ठीक, जब इसे किसी भी ऑब्जेक्ट पर इमिट किया जाएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट पर छोड़ा जाएगा, तब इसमें 3 कार्य हो सकते हैं। ठीक, तब इसमें क्या है 3 ऐसे कार्य हैं जो उसमें हो सकते हैं, 3 प्रोसेसेस हैं जो हो सकते हैं, जिसमें से पहली कौन सी है, रिफ्लेक्शन। ठीक, पहली रिफ्लेक्शन, दूसरी क्या है रिफ्रैक्शन, और तीसरी क्या है एब्जॉर्प्शन। अब देखिए तीनों क्या मतलब है, रिफ्लेक्शन हो सकता है, या तो हो सकता है रिफ्लेक्शन हो जाए, या हो सकता है एब्जॉर्प्शन, हो सकता है कम्प्लीटली हो सकता है थोड़ा थोड़ा करके सब हो जाए, हो सकता है थोड़ा थोड़ा करके ये 2 हो, कैसे भी हो सकता है। मतलब उसमें परसेंटेज की कोई बात नहीं है, लेकिन यह है कि यही इन्हीं तीनों में से कुछ ना कुछ होगा, इनके 3 के अलावा चौथा नहीं होगा। अब देखिए सिलेबस में आपके 2 चीज़ें हैं, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, एब्जॉर्प्शन नहीं है। तो एब्जॉर्प्शन अभी काट दीजिए, क्या है वो समझा देंगे। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये आपका एक सरफेस है, ठीक, मिरर अभी नहीं मानेंगे, सरफेस मानेंगे। यहाँ पर हमारा सोर्स ऑफ लाइट है। सोर्स ऑफ लाइट का क्या मतलब है कि जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी या जिससे हम लाइट जो है निकालेंगे, सोर्स। मान लीजिए टॉर्च है, ऐसा करके इधर को रखा गया है, यहाँ से लाइट यहाँ पर आई, ठीक, टॉर्च है, टॉर्च हमने जलाया, लाइट आके यहाँ पर पड़ी। लाइट यहाँ पर पड़ने के बाद अब उसमें क्या है कि उसके आगे फिर 3 कार्य हो सकते हैं। पहला, या तो ये लाइट वापस होके इसी तरफ फिर से आ जाए, अभी यहाँ पर रोज़ पर ध्यान मत दीजिए कि सेंटर से आएगी सेंटर से आएगी, बिल्कुल नहीं, बेसिक चीज़ें आज पढ़ाएंगे। सोर्स से लाइट गई, यहाँ पर आके मिली, सरफेस से हो सकता है कि वापस इसी से आ जाए। वापस आने को क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब टकरा के उसी दिशा में जिस दिशा से गई थी वापस आ जाना लाइट का। ठीक, डेफिनेशन में लिखवा देंगे, ये है रिफ्लेक्शन। हो सकता है कि सोर्स से लाइट जब निकली तो यहाँ पर जब आए तो उसके बाद वापस ना के उस तरफ निकल जाए। मान लीजिए कि ऐसे निकल गई, ऐसे गई, ये है आपका केस नंबर 1, ये है आपका केस नंबर 2। अब इसे क्या कहा जाता है, जब दूसरी तरफ निकल जाती है तब इसे कहा जाता है रिफ्रैक्शन। ठीक,
और हो सकता है तीसरी कंडीशन में कि लाइट यहाँ पर आई और यहीं पर पूरी समा जाए, कहीं जाए ही ना। ठीक, जैसे काला कपड़ा आपका हो, काले कपड़े पे आप लाइट मारिए कोई फ़र्क नहीं देगा, लाइट पूरी उसके द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, ना वापस आएगी ना बाहर जाएगी, कोई मतलब नहीं है। शीशा आपका है, मिरर है, मिरर पर जब आप डालेंगे लाइट तो मिरर से ऐसे वापस होके फिर से आ जाएगी। जैसे अगर आप कोई एक्टिविटी अगर किए हो आज तक या ना किए हो तो देखिएगा कभी, जैसे मान लीजिए कि मिरर के सामने दो लोग बैठे हुए हैं, आप बैठे हैं, आपका भाई बहन कोई आपका दोस्त बैठा हुआ है, तो मिरर में उसकी इमेज सेकंड जो व्यक्ति आपके साथ है उसकी इमेज जहाँ पर शीशे में दिख रही हो, आप उस इमेज पर ऐसे टॉर्च जब डालेंगे तो वो टॉर्च जो है वो उस व्यक्ति के जिस पार्ट पर आप रखेंगे वहीं पर उसको रोशनी जो है वो वापस पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कि ये एक मिरर है, इसमें यहाँ पर आप बैठे हैं, यहाँ पर हम बैठे हैं, ठीक, आपकी इमेज यहाँ पर दिख रही है, मेरी इमेज यहाँ पर दिख रही है, तो मैं ऐसे जब टॉर्च जला के अगर आपके मुंह पर ऐसे मारूंगा तो रिफ्लेक्ट होके वो आपके मुंह पर ही उसका शोंधा जिसे कहा जाता है रोशनी वापस होके वहीं पर पड़ेगी। ठीक, अब वहाँ पर कोई भी हो सकता है भाई, बाकी आप कुछ समझदार हैं तो उसमें ऐसे क्या है, कहने का मतलब वही मेरा है कि जब आप मिरर पर जब आप डालेंगे तो लाइट आपके रिफ्लेक्ट होके आ जाती है। अब वहीं पर क्या जाती है वो ऑफ रिफ्लेक्शन है, उसमें देखा जाएगा। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? रिफ्लेक्शन का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि शीशा आपका हो, जैसे जो खिड़की में शीशे लगे रहते हैं, खिड़की वालों में क्या होता है कि उसमें आर पार दिखाई देता है दोनों तरफ, जब आप इधर से लाइट डालेंगे तो वो उस तरफ जो है निकल जाएंगी। जैसे घर के बाहर कोई अगर गेट पर आ गया हो तो आप अंदर से ही अगर खिड़की अगर पूरी ना खोले हो तो खिड़की शीशे से अगर ज़्यादा लाइट डालेंगे तो बाहर आपको हल्का सा दिखाई देगा। फिर उसमें क्या होता है, उसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों कुछ परसेंटेज में हो जाते हैं, लेकिन रिफ्लेक्शन का उदाहरण जो है वो वही है। एब्जॉर्प्शन वाला काला कपड़ा मैंने बता ही दिया। तो इन्हीं तीनों में से ही कुछ ना कुछ होगा, तीनों में से तीनों एक साथ हो सकते हैं, दो एक साथ हो सकते हैं, अकेला हो सकता है, लेकिन इन तीन के अलावा चौथी कोई भी प्रोसेस जो है वो नहीं होगी। ठीक है, तो आज क्या करेंगे, आज हम रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम केवल और केवल रिफ्लेक्शन जो है, रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दो चीज़ें हम अभी देखेंगे। ठीक है, इसको कहा जाता है परावर्तन। जहाँ तक परावर्तन अपवर्तन दो चीज़ें होती हैं, दोनों में से कुछ इसका नाम है, हिंदी मुझे नहीं पता है। ठीक, रिफ्लेक्शन तो देखिए, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट ट्रांसमिट का मतलब आप समझ लीजिए कि पढ़ना, ट्रांसमिटेड, TRANSMITTED, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड इन द सेम डायरेक्शन ऑफ सोर्स, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ सोर्स SORCE by the surface, by the surface is known as, इसे क्या कहा जाएगा, is known as reflection। देखिए, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक, वापस आ जाना, ऑफ लाइट, उस लाइट का ट्रांसमीटर जो ट्रांसमिट की गई है, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द सोर्स, जिस डायरेक्शन में सोर्स है उसी डायरेक्शन में लाइट को वापस आ जाने की प्रोसेस जो है उसी को क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्शन। किसके द्वारा होगा, बाय द सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। आप ऐसा भी देख सकते हैं कि बाय द सरफेस ऑन विच द लाइट इज ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिटेड ऊपर लिखा है तो वो कंप्लीट है डेफिनेशन। इसका मतलब क्या हुआ है, जो हमने बताया कि मानिए कि ये आपका कोई सरफेस है, सरफेस की जगह पर अब हम यहाँ से मिरर ही मानेंगे। मिरर का मतलब जिस तरफ ऐसे लाइन बनी होती है उस तरफ का मतलब होता है उधर पेंटिंग हुई है, और पेंटिंग को क्या कहा जाता है, कोटिंग।
COATING। अगर आप छोटा वाला शीशा जो होता है 10-15 रुपये वाला शीशा, उसमें अगर आप कभी फूट जाए तो फूट के जब आप निकालेंगे तो पीछे देखेंगे तो उसमें पीछे तरफ पेंटिंग हुई रहती है पूरी, तो उसी से आगे आपका मुँह जो है दिखाई देता है। अगर पेंटिंग ना हो तो वो खिड़की वाला शीशा बन जाए। दोनों सिस्टम बस केवल वही कोटिंग का डिफरेंस होता है बस। कोटिंग मतलब पेंटिंग ऑन द बैक साइड ऑफ द मिरर। तो इसमें क्या है कि ये आपका मान लिया सोर्स है, सोर्स की जगह पर आप हमेशा अगर टॉर्च को मान के चलेंगे, टॉर्च, तो आप काफ़ी फ़ायदे में रहेंगे। ये आपका सोर्स है, ये आपका सरफेस है। सोर्स से हमने यहाँ पर एक लाइट को ट्रांसमिट किया, डाला, और लाइट जो है वो वापस उसी डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, सोर्स की डायरेक्शन में वापस आ गए। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्शन कहा जाता है। ठीक, बेसिक इसका कॉन्सेप्ट जो है ये इतना है। अब देख लिया जाए कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप क्लास 7 में भी पढ़ चुके होंगे, जानते भी हैं कई बार, लेकिन कि बताना मेरा काम है। क्या है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तब रिफ्लेक्शन जो होगा वो किस के अकॉर्डिंग होगा, मतलब कुछ ना कुछ तो रूल होंगे ना उसके कि रिफ्लेक्शन अगर होना है तो उसी हिसाब से होगा। तो उसमें क्या है, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट्स दैट, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट्स दैट का मतलब कहता है कि, इसको दैट जो लिखा जाता है लास्ट में, इसकी हिंदी होती है ये कि। ऐसे इसमें दो चीज़ें हैं। फर्स्ट है द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन at the point of incidence, क्या है भी बताएंगे। 2-3 चीज़ें इसमें नई लिखी हुई हैं, वो बताते हैं। यहाँ पर आप कॉमा लगाएंगे, लिखेंगे एंड, फिर लिखेंगे सेकेंड। द रिफ्लेक्टेड रे, इसमें 4-5 वर्ड जो है वो नए आ रहे हैं, सब समझा देंगे। रिफ्लेक्टेड रे ट्रांसमिटेड लिखा जाता है, इंसिडेंट रे, एक मिनट, इंसिडेंट, राइटिंग ख़राब होने के लिए सॉरी, बस इतना साफ है कि आप समझ सकते हैं क्या लिखा हुआ है। तो रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल to the surface of mirror, all lie in the same plane। सेकेंड वाला जो है ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है क्या है, आज समझ में आ जाएगा। पहले आप नोट कर लिया पूरा। ठीक, तो देखिए क्या है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, उसका लॉ क्या होगा। अब ये डेफिनेशन बिगाड़ सकते हैं हम, डेफिनेशन हम रफ कर दें, उसके बाद फिर आपको यहीं पर बता कर समझाएं। ये आपका मिरर है, आप चाहे तो मिरर कहें चाहे तो सरफेस कहें, लेकिन कोटिंग के कारण मैं इसे मिरर ही कह रहा हूँ। ठीक है, एक लाइन इसमें ये होती है ऐसे, मतलब बिल्कुल सेंटर से होकर जाएगी, इस पार से लेके उस पार तक। ठीक, अब देखिए इसमें जो नई चीज़ें हैं उन्हें मैं ऐसे अंडरलाइन करता चलूँ, बताता चलूँ कैसे क्या है। ठीक,
नीचे वाले शुरू करेंगे। इसमें क्या क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल। तो यही जो मैंने बताया ना कि सेंटर से लेकर सेंटर तक लाइन चली जाती है, इसी को क्या कहा जाता है, नॉर्मल। नॉर्मल की पहचान क्या होती है, नॉर्मल की पहचान ये है कि इसके और सरफेस के बीच में एंगल जो है वो आपका 90 डिग्री का होगा। द एंगल बिटवीन द सरफेस एंड द नॉर्मल इज ऑलवेज 90 डिग्री। ठीक, यह होता है पहला। और उसके बाद फिर देखिए इंसिडेंट रे। तो यहाँ पर हमने क्या कहा था कि जैसे मान लीजिए ये आपका एक सोर्स है, सोर्स से जब लाइट ऐसे डाली जाएगी ना इस तरह से, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है इंसिडेंट रे। इसको आप लिख दीजिए ऐसे आई, आई, आई फॉर आइसक्रीम और आई, इसे क्या कहा जाता है, इंसिडेंट रे। तो ऐसा करिए कि यहाँ पर लाइए, यहीं पर मिलाइए, ये अभी बताएंगे कैसे क्यों वहीं पर लेके गए हैं। ठीक, ये आपको क्या हो गया, इंसिडेंट रे। और यहीं से जब आपका रिफ्लेक्शन हो जाएगा तो रिफ्लेक्शन मानिए कि ये ऐसे इस तरह से हो गया, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है रिफ्लेक्टेड रे, ऐसे आर, रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे जो आई सोर्स से होके जो सरफेस पर आई है, रिफ्लेक्टेड रे द रे विच इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस इन द साइड ऑफ द, इन द सेम साइड ऑफ द एज द सोर्स। सोर्स की साइड में जो वापस आई है उसे क्या कहा जाता है, ये नॉर्मल। क्या है, जो सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। सरफेस ऑफ द मिरर आर लाई इन द सेम प्लेन। प्लेन वाली बात मैंने आपको ऐसे एक बार बताई है, अगर ध्यान हो तो। प्लेन का मतलब ये होता है कि जैसे मानिए कि ये आपका मिरर है, ऐसे ऐसे रखा हुआ है, ये बोर्ड आप ध्यान में दीजिए। ठीक, मिरर है आपका, ऐसे ऐसे अंदर बाहर करके रखा हुआ है। सोर्स आपका जो है वो इसी बोर्ड पर है, बोर्ड से ही आप टॉर्च मारेंगे, इस पर टकराएगी, टकराने के बाद वापस आएगी, तो आपका जो ये इंसिडेंट की जो रे है, रिफ्लेक्टेड वाली जो रे है, नॉर्मल इसका जो है, ये सब के सब क्या करेंगे, ये सब के सब इसी बोर्ड पर ही रहेंगे। ना इसका कोई पार्ट बोर्ड के अंदर जाएगा, ना इसका कोई पार्ट बोर्ड के बाहर आएगा। प्लेन आप अभी पढ़ेंगे, मैथ में भी है इसी में, कार्टेशियन प्लेन 7th यूनिट शायद है कि, और 7 यूनिट है वैसे। तो उसी में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिखाया जाएगा कि प्लेन का मतलब क्या होता है। तो प्लेन यही है कि ना बोर्ड के अंदर जाना है, ना बोर्ड के बाहर आना है, बोर्ड पर ही रहना है। और क्या है, और यह है कि द एंगल ऑफ इस, ठीक, ये सेकंड वाली बात खत्म, पहली वाली बात, द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, ये सब हम लिखवाएंगे नहीं, बोल दे रहे हैं, अगर आपको आवश्यकता हो लिख लीजिए, बाकी या फिर आसमत में से बना पढ़े हैं बहुत ज़्यादा। ठीक, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है कि द एंगल विच इंसिडेंट रे मेक्स विथ द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये वाला एंगल। द एंगल विच द इंसिडेंट रे मेक्स विथ नॉर्मल at the point of incidence is known as incident angle, angle of incidence। सेम तरह से कहाँ गया ये, the angle which the reflected ray makes with the normal at the point of incidence is always, is known as angle of reflection, या angle of reflection सही है। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आपको लिखना जरूरी है। तो ये जो एंगल है, एंगल आई है, ये एंगल आर है। एंगल आई और एंगल आर जो है वो ऑलवेज बराबर ही होंगे। ठीक, अभी जो चीज़ें होती हैं ना इसमें यह है कि इसमें आपको कई चीज़ें यहाँ पर जैसे बताना शुरू कर दो, जैसे बताते चले जाए, ख़त्म नहीं होंगे। और सारी ज़रूरी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन कि टाइम के बाउंडेशन होने के कारण उतना आज नहीं बताया जाएगा। बाकी कुछ है अगले दिन एयरपोर्ट पर अनाउंसमेंट हो रही है। ठीक, तो देखिए क्या है, एंगल आई एंगल आर, एंगल आई बराबर एंगल आर ऑलवेज होगा। मतलब कि जितने नॉर्मल से, जितने ऊपर से ये फेंकी जाएगी, इंसिडेंट की जाएगी, उतना ही एंगल से ये नीचे आएगी। अब देखिए
जैसे यहाँ से करेंगे यहाँ आएगी, यहाँ से करेंगे यहाँ आ जाएगी, यहाँ से करेंगे यहाँ आ जाएगी, यहाँ से करेंगे यहाँ आ जाएगी। और अगर इसी से कर देंगे, मानिए कि हमारा सोर्स ही भी यहीं पर है, अब क्या होगा, यहाँ के बाद रिफ्लेक्टर रे जाएगी, रिफ्लेक्टर रे उसी पॉइंट पर कहीं ना जाके बल्कि उसी लाइन पर वापस ही आ जाएगी, क्योंकि हमने क्या पढ़ा हुआ है कि द एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। और एंगल आई क्या है कि द एंगल विद द इंसिडेंट मेक्स विद द नॉर्मल। और अगर दोनों एक ही लाइन पर है तो उसका मतलब क्या है कि वो 0 डिग्री का एंगल है। 0 डिग्री का एंगल होने का मतलब है कि रिफ्लेक्टर रे का भी रिफ्लेक्टर्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री होगा और उससे लाइन पर वापस आ जाएगी। जैसे ये आपका मिरर है, इसमें अगर ये आपका नॉर्मल है, अगर आपका सोर्स यहीं पर है तो सोर्स ऐसे लाइन रिफ्लेक्ट हुई, ऐसे इस तरह इंसिडेंट है, उस तरह से रिफ्लेक्ट हो गए, उसी पॉइंट पर ही आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ तक हमने जो है अपना रिफ्लेक्शन का जो प्रोसेस है वो इतना कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके बाद एक चीज़ अभी और पढ़ेंगे, टाइम चाहे जितना हो गया हो, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर आपका सिलेबस में नहीं है, लेकिन 2-3 पॉइंट्स इसके जो हैं वो आपको ऐसे मिल सकते हैं कि जो आपके 1 नंबर के MCQ क्वेश्चंस में पूछा जा सके। और मैं आपसे फिर से यही बात कह रहा हूँ कि आज ही नहीं, ज़िंदगी में कभी भी केवल एग्ज़ाम पास करने के लिए ही ना पढ़ें। जैसे बहुत लोग आपको मिलेंगे, जैसे मैं भी यही मानता हूँ कि जैसे सब कुछ एग्ज़ाम में पास करना ही तो है। आप कहीं भी जाएंगे, कोई भी परीक्षा देंगे, कुछ भी आपका कहीं भी आप नौकरी पाएंगे तो वो कैसे पाएंगे, एग्ज़ाम से ही पाएंगे, नंबर से ही पाएंगे। बट रियल गेन जो है लाइफ का वो नहीं है। लाइफ का रियल गेन तो वास्तविकता ज़िंदगी की प्राप्त करना वही है कि जब आप कुछ पूछे तो आप उसे बता सकें। बस आपके पास बहुत लंबी डिग्री हो, फर्स्ट डिवीज़न की, सेकंड डिवीज़न की, 98%, 97%, लेकिन जब हाई स्कूल का एक बच्चा आपसे पूछ लगेगा तो आप बता ना पाएँ तो उसका कोई मतलब फिर है नहीं। ठीक, तो देखिए अब फिर थोड़ा सा बता दें एक चीज़ और। जैसे मिरर है, मिरर आपके कितने तरह के होते हैं, 3 तरीके के, जान लीजिए, ज़रूरी है। पहला कौन सा होता है, प्लेन मिरर। सेकंड कॉनकेव मिरर, तीनों पढ़ना है आपको। और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो है ये आपके सिलेबस में है, जबकि प्लेन मिरर सिलेबस में नहीं है। तो जैसे प्लेन मिरर को हम आज ही बेसिक वाले में पढ़ा के ख़त्म कर देंगे। प्लेन मिरर क्या है, जो अभी तक हम लोग ऊपर बनाते हुए चलते आ रहे हैं, प्लेन मिरर। कॉनकेव मिरर क्या है, कॉनकेव। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसको कैसे याद करें और इसको कैसे याद करें। इसमें क्या, इसमें कोटिंग बाहर की तरफ हुई है, उसमें क्या है, कोटिंग अंदर की तरफ से हुई है। ठीक, तो देखिए कॉनकेव, केव अगर आप जानते हो, केव का मतलब क्या होता है, गुफा। सिर की जो गुफा होती है उसे, या मांद आप जानते हो, मांद भी कहा जाता है, लेकिन गुफा ये सब जो है वो चलता है, मांद बहुत चलता होता नहीं है। तो गुफा क्या मतलब होता है, केव। तो इसमें क्या है कि इसमें गुफा की तरह बनी हुई है, बाहर से बंद, ऐसे अंदर है, इस तरह से ये क्लोज है ना हल्का सा, तो इसे क्या कहा जाता है, कॉनकेव। तो इस तरह से हो गया कॉनकेव। और जो कॉनकेव के बाद जो बचा वो कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स में क्या है, कोटिंग अंदर की तरफ से, कॉनकेव में कोटिंग बाहर की तरफ से। पढ़ना आपको तीनों है। प्लेन मिरर आज हम आपको बता दें, प्लेन मिरर क्या है, प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। प्लेन मिरर देखा, प्लेन मिरर कैसे समझा। प्लेन मिरर में कुछ डेफिनेशन इसके कभी पूछ नहीं जाएगी, आपको क्यों जानना चाहिए कैसे क्या है। तो प्लेन मिरर का मतलब होता है कि द मिरर विच इज़ एज इन ए स्ट्रेट लाइन। कैसे बताएं, कभी कभी ऐसा है कुछ चीज़ें जानी जाती है बट उसे बताया नहीं जा सकता। जैसे प्लेन मिरर का मतलब यही है कि बिल्कुल सीधा हो, एक साइड में आपका कोटिंग हुई रहे, दूसरा साइड आपका रिफ्लेक्टिंग बना रहे।
उसे क्या कहा जाता है, प्लेन मिरर। ये एन स्ट्रेट मिरर देख लीजिए, एन ए स्ट्रेट मिरर, स्ट्रेट ग्लास which is coated one side, which is coated one side, due to which it become a reflector। एक स्ट्रेट ग्लास है, स्ट्रेट कांच है जिसके एक तरफ कोटिंग हुई है और जिसकी वजह से वो एक रिफ्लेक्टर की तरह से काम कर रहा है। वो है आपका प्लेन मिरर। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस फाउंड बाय प्लेन मिरर, यही आपको पढ़ाना चाहते थे। बेसिक मेरा पढ़ाने का जो मोटिव था वो यही था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। चैप्टर में आपको यही पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाई, फिर वही कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, प्लेन मिरर, यह दुनिया भर का पढ़ना ढिपकाना इसमें है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस फाउंड बाई प्लेन मिरर। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर एक शब्द आ गया इमेज। इमेज कैसे बनेगी मिरर में? तो इमेज कैसे बनेगी ये जानता हर कोई है कि इमेज शीशे के सामने जाके खड़े हुए बस दिखने लगा, लेकिन वो दिखता कैसे है, उसकी इमेज कैसे बनते हैं, वो साइंटिफिक इसमें क्या है। ये आपका प्लेन मिरर है, ये आपका क्या है, नॉर्मल है। यहाँ पर एक लाइट इंसिडेंट की गई, रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर आई, ये है आई, ये है आर। एक दूसरी लाइट यहाँ से आई हुई, यहाँ से आर हुई, दूसरा इसी पे मान लीजिए सोर्स है आपका, इसी पर इंसिडेंट हुई, इसी पर रिफ्लेक्ट हो गई। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर दोनों इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। एक बात आप हमेशा जान लीजिए, इसमें कम समझ में आता है प्लेन मिरर में। अभी जब आप आगे जाएंगे तब कॉनकेव, कॉन्वेक्स, मिरर लेंस वाला जब पढ़ेंगे तो उसमें यही होता है कि इमेज फॉर्मेशन के लिए दो रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पर भी कम से कम दो, मिनिमम दो, अभी सब रूल आगे दिखवाए जाएंगे। जहाँ पर मिनिमम टू रेज जो होती हैं वो रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इमेज उसी पॉइंट पर बनती है। जैसे इसमें यही एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो आपकी इमेज जो है वो यहीं पर बनेगी। तो देखिए इसमें पहला क्या होता है, इसमें पहली चीज़ है आपकी द इमेज फॉर्म्ड मस्ट बी या इज ऑलवेज, आप भी देख सकते हैं, इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। मैंने कहा ना ये चैप्टर जो है ये बहुत क्या कहे इसके बारे में, खतरनाक चैप्टर है। इसमें आप पढ़ते जाइए, एक चीज़ें मिलती है। जैसे आप एक सेंटेंस देखेंगे एक नई चीज़ मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर वर्चुअल एंड इरेक्ट मिल गई नहीं, ठीक, तभी देखेंगे क्या है। द इमेज इज ऑलवेज एज फार एज द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर।
मिरर से जितनी दूर ऑब्जेक्ट होगी इमेज भी उतनी ही दूर बनेगी। जैसे शीशे में जब आप पास में खड़े रहते हैं तो आपकी इमेज लगता है कि पास में बनी है, जैसे आप ज़्यादा दूर जाएंगे वैसे वैसे लगता जाएगा कि इमेज आपकी शीशे से जितने दूर आप हैं शीशे से उतने ही दूर आपकी इमेज है। वो भी यही होता है। तीसरा, द इमेज मस्ट बी लेटरली इन्वर्टेड। द इमेज मस्ट बी लेटरली LATERALY इन्वर्टेड। और ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि आपका राइट इमेज का लेफ्ट, इमेज का राइट आपका लेफ्ट। शीशे के सामने आप खड़े होंगे तो जो आपका लेफ्ट है वो लगेगा कि इमेज का राइट है, जो आपका राइट है वो लगेगा कि इमेज का लेफ्ट है। तो वही क्या होता है, उसे कहा जाता है लेटरल इन्वर्जन। तीन ही इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो है। वर्चुअल और इरेक्ट का क्या मतलब होता है? इरेक्ट का मतलब होता है कि इमेज आपकी उल्टी बनेगी। यहाँ समझ में बहुत कम आएगा। मैंने कहा ना कि दिखाई पड़ने के नीयत से प्लेन मिरर में काफ़ी कम चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। जब आप अभी आगे जाएंगे कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर में तब आपको वहाँ पर चीज़ें जो हैं दिखना शुरू होंगी। ठीक, तो वही है कि वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वर्चुअल का मतलब होता है कि आभासी, वो आपको दिखाई पड़ेंगी, मतलब आपको लगेगा कि हाँ इमेज बनी हुई है। और डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? उल्टी। जैसे ऑब्जेक्ट अगर आपकी इस तरह से खड़ी है तो इमेज आपकी नीचे की तरफ बनेगी, जब ये नॉर्मल है। तो अगर ऑब्जेक्ट आपके ऊपर है तो इमेज आपकी नीचे की तरफ बनेगी। यहाँ पर नहीं समझना है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? पॉइंट इमेज बनती है, पॉइंट इमेज बिल्कुल पॉइंट के बराबर है। तो पॉइंट चाहे उल्टा हो चाहे सीधा हो तो वही लगेगा। तो यही आपका इतना प्लेन मिरर का है। लेटरल इन्वर्जन बता ही दिया क्या है, एज फार एज वाला ये भी बता दिया क्या है कितनी दूर बनेगी। वर्चुअल एंड इरेक्ट का मतलब, वर्चुअल का मतलब आभासी आपको दिखेगा, इरेक्ट का मतलब वही उल्टा। यहाँ पर आपके लाइट का बेसिक जितना था वो आप एक तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके बाद जो अगला वीडियो हमारा आएगा, अगले वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे कि जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेजेस बनने का जो रूल है वो रूल कैसे क्या है। नहीं, आप एक बार अपनी बुक्स देखे रहिएगा तो फिर समझने में जो है वो काफ़ी आसानी होगी। दो तीन चीज़ें छूट गई हैं उन्हें बता दें। जैसे जो लाइट की जो रे आपकी प्लेन मिरर पे पड़ती है उसे क्या कहा जाता है? एक नंबर के क्वेश्चंस के लायक है, उन्हें क्या कहा जाता है? बीम ऑफ लाइट। फिर सिल्वर मेटल इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्टर, ये भी आप लिख लीजिए। सिल्वर मेटल इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्टर। सिल्वर मिरर जो होता है वो सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर होता है। अगर आपके कमरे में कोई सिल्वर की चीज़ रखी होगी तो अगर आप उसमें अंधेरे कमरे में सिल्वर चीज़ रखी है, अगर आप उसमें उजाला डालेंगे हल्का सा भी तो सबसे पहले यही चमकेगी, रिफ्लेक्टर। ठीक, ये दो चीज़ें हैं कई नंबर की, बाकी जैसे आएंगे बताते रहेंगे, इसे आप नोट कर दीजिए लास्ट में। और फिर अगले लेक्चर वही हमने बताया कि देखेंगे कि इमेजेस फॉर्म करने के रूल्स क्या हैं, कॉनकेव में भी कॉन्वेक्स में भी, और अगर हो सकेगा तो इमेजेस का फॉर्मेशन भी कर देंगे। ठीक, तब तक ये पढ़ाई लिखाई करते रहिए। कोई दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियोस बहुत दिनों से ना बनने का कुछ पर्सनल कारण है, घर में कुछ प्रोग्राम वगैरह थे इस वजह से बहुत नहीं बन पाई है। आगे से कंटिन्यूटी रहेगी। आप पढ़ाई लिखाई करिए, आपके पास पूरा साल है अभी। लेकिन देखिए, जब आप दिमाग जब जैसे मेरे एक टीचर हैं वो मुझसे हमेशा कहते थे कि अगर आपको ये लगने लगे कि आप सबसे कमज़ोर हो गए हैं या आप सबसे पीछे हो गए हैं तो कहते थे कि तब आप उन्हें देखिए कि जो आपसे भी पीछे हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए कि मुझे इस तरफ जाना है और अगर मुझे लग रहा है कि यार मैं तो बहुत पीछे हो गया, मेरा मोटिवेशन जो है वो डाउन होने लगे, तब मुझे उन लोगों को देखना चाहिए कि जो मुझसे भी पीछे हैं, जो भी और बहुत पीछे लाइन में लगे हुए हैं। और जब मुझे लगने लगे कि अरे मैं तो बड़का शेर हो गया, मुझसे ज़्यादा किसी को नहीं आता ये वो दुनिया भर का,
ओवर कॉन्फिडेंस जिसे कहा जाता है, वो जब आने लगे तब आप उनको देखेंगे जो आपसे भी आगे। ठीक, तो हमेशा कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में संतुलन बना के रखना चाहिए। अगर आपको ये लगने लगे कि अरे जून आ गया, 3 महीने बीत गए, आप कैसे क्या करेंगे, अप्रैल बीता, मई बीता, जून भी 10-11 तारीख हो गई है, आप कैसे क्या करेंगे, परेशान मत होइए। बहुत लोग भी आपको ऐसे मिलेंगे, अभी धीरे धीरे आप देखेंगे बहुत लोग ऐसे मिलेंगे कि जो नवंबर में, दिसंबर में कहेंगे कि यार हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। और बहुत ऐसे बच्चे भी हैं कि जिनको अगर आप सही से अगर आप देखेंगे तो उनका लगभग 70-80% सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका होगा। दोनों तरीके के लोग हैं। तो आपको क्या करना है, हम लोग जनरल बच्चे हैं, जनरल बच्चों को यही करना चाहिए कि संतुलन बना के रखना है बस। ठीक, बाकी जब भी मोटिवेशन कम लगने लगे, पीछे वालों को देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए, आगे वालों को देखिए, मिलेंगे दोनों तरह से, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई करते रहिए, मोटिवेटेड रहिए। पहली बार आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है, पूरे जोश जुनून के साथ दीजिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, कीप ऑन स्टडिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय।